खनिज उद्योग या खनन प्रक्रिया के अन्य टॉपिकों के साथ में आज का जो टॉपिक हमारा है वो विनिर्माण उद्योग। यानी विनिर्माण किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं। तो विनिर्माण को समझने के लिए पहले हम उद्योग को समझते हैं, यानी उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को, यानी खेती के द्वारा कृषि के द्वारा जिन पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं, खनिज प्रक्रिया के खनन प्रक्रिया के द्वारा जिन पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं, उन पदार्थों को रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, यानी उसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उनके भौतिक गुणों के आधार पर मानव उसको उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करता है, यानी बहुत से रूपों में परिवर्तन करता है। उस परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। यानी हम अपने जीवन में जितने भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के अंतर्गत कहीं ना कहीं वो वस्तु कच्चे माल के रूप में प्रारंभ में थी, उसके बाद में उसके अलग अलग उपयोग हुए। जैसे मान लीजिए हम लोहे की कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो प्रारंभ में ये लोहा आयस्क के रूप में रही, लोहा आयस्क के बाद में उसको इस्पात बनाया गया, तो इस्पात के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं वो उद्योगों के अंतर्गत उसके नए रूप में परिवर्तन होकर के हमारे सामने आता है, जो कच्चे माल के रूप में होता है। तो इसी प्रक्रिया में जो कृषि और खनन क्रिया के द्वारा कच्चे माल के रूप में जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, उस पदार्थ को रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर उसके कई रूप परिवर्तन किए गए, बहुआयामी रूपों में उनको परिवर्तन किया गया। उसी प्रक्रिया को हम उद्योग कहते हैं। इस औद्योगिकरण को हम आगे बात करते हैं कि भारत में आधुनिक उद्योग का आरंभ कैसे हुआ। वर्तमान युग के अंतर्गत यदि बात की जाए तो भारत का सबसे पहला उद्योग जो था वो था सूती वस्त्र उद्योग। यानी औद्योगिकरण की बात ये की जाए तो इसमें सबसे पहले जब अंग्रेजी कालीन हमारे भारत में शासन था उस समय भी उन्होंने भी औद्योगिकरण में एक वर्चस्व आगे बढ़ाया, जिसमें उद्योग को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ 1845 में उन्होंने किया, जो मुंबई में पहला कारखाना था। सूती वस्त्र के साथ ही उन्होंने एक अन्य उद्योग जूट उद्योग का प्रारंभ किया, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग 1855 में प्रारंभ किया गया। जैसे बच्चों आपको बताया जाए कि भारत में उस समय में और आज भी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता था, भारी मात्रा में होता था, जिसके कारण अधिकतर जो कारखाने सूती वस्त्र के थे वो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में थे, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान है और भारत के तटीय क्षेत्रों में। और यदि जूट की बात की जाए तो भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था, जो आज बांग्लादेश है, उसमें जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। इसी वजह से आज वर्तमान में भी औद्योगिकरण की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा उद्योगों का उपयोग जूट उद्योग है वो पश्चिम बंगाल की साइड में है, और सूती वस्त्र उद्योग जो है वो पश्चिमी क्षेत्र यानी पाकिस्तान और भारत के तटीय क्षेत्रों में है। इसी के साथ यदि हम आगे बात करते हैं तो भारत की आजादी के बाद में जो औद्योगिक नीतियां लागू की गई, उन औद्योगिक नीतियों में प्रथम औद्योगिक नीति जो लागू की गई वो 1948 में की, यानी देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद जैसे देश आजाद हुआ तो उसने प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। अब ये प्रथम औद्योगिक नीति होती क्या है, किसी भी उद्योग को या किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं रखी जाती हैं, जिन योजनाओं के अंतर्गत उस उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, कुछ छूटें दी जाती हैं, कुछ सहायताएं दी जाती है ताकि उस क्षेत्र में उद्योगों का विकास हो, उसी को औद्योगिक नीति कहा जाता है। उससे फायदे क्या क्या हुए, औद्योगिक नीतियों से भारी मात्रा में लोगों को रोजगार मिला, यानी फैक्ट्रियां खुली, कच्चे माल को सीधा वहां पहुंचाया गया तो लोगों को रोजगार मिला। अब कच्चा माल औद्योगिक क्षेत्रों में गया तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कृषि क्षेत्र भी बढ़े तो किसानों को भी फायदा हुआ। जो औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो वस्तुएं बनी, वस्तु बनने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में उनका निर्यात भी किया गया, तो निर्यात से भी जो यातायात के साधन थे या अन्य कार्य थे उनको भी लाभ हुआ। इस पे आधारित जो उद्योग थे वो योजना आयोग ने प्लान बनाया, यानी 48 के अंदर जो प्रथम औद्योगिक नीति का प्रारंभ जो किया वो योजना आयोग ने किया। योजना आयोग ने
इन औद्योगिक नीतियों को बढ़ाने के लिए अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी 1951 में तो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। आप सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं वो 5 साल के लिए तैयार करती थी, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती थी। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट और कागज और चीनी उद्योग का विकास किया गया। यानी योजना आयोग के अंतर्गत भारी मात्रा में पैसा लगाया गया औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत के प्रमुख जो उद्योग थे, जिसमें लोहा, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, चीनी उद्योग, इसमें कच्चे माल की आपूर्ति की गई और कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ उन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया जहां पर इसमें कच्चे माल की प्राप्ति होती थी। यानी कहने का अर्थ यह है, जैसे जहां लोहा इस्पात आवश्यक के रूप में हमें प्राप्त हो रहा था, उसी स्थानों पर लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। जैसे उदाहरण के रूप में भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में लगाया गया, क्योंकि वहां पर कच्चे माल के रूप में लोहा मिल रहा था, स्वर्ण रेखा नदी से पानी मिल रहा था और साथ ही साथ कोयला भी झारखंड के नजदीक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। तो कच्चे माल के नजदीक में इन उद्योगों को स्थापित किया गया। सूती वस्त्र कारखाने वहां पर स्थापित किए गए जहां आसानी से कपास मिल रहा था। सीमेंट उद्योग वहां स्थापित किया जा रहा था जहां सीमेंट में लगने वाला कच्चा पदार्थ है, जैसे कि कोयला है, जिप्सम है और चूना पत्थर है, आसानी से मिल जाए। और वनों के अंतर्गत जहां पर आसानी से लकड़ी वगैरह मिले वहां कागज उद्योग, और जहां गन्ना उत्पादन क्षेत्र थे उनके नजदीक में चीनी उद्योग स्थापित किए गए। यानी कच्चे माल के आधार पर उन उद्योगों को विकसित किया गया। इसी के अंतर्गत जो उद्योग थे, उन उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, जिसमें उद्योग को प्रभावित करने वाला पहला कारक था पूंजी। यानी किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पहले उस उद्योग में भारी मात्रा में क्या लगती थी? पूंजी लगती थी। वो पूंजी ही उस उद्योग को प्रभावित करती थी। पूंजी के साथ अगला कारक जो होता था वो कच्चा माल, यानी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल भी था, क्योंकि कच्चा माल ही नहीं होगा तो उद्योग को विकसित नहीं किया जा सकता। इसलिए उद्योग में महत्वपूर्ण कारकों में कच्चा माल भी था। कच्चे माल के बाद अगला था श्रमिक, यानी मजदूर। औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत मजदूर भी एक महत्वपूर्ण आधार था। मजदूर के बाद में उन औद्योगिक क्षेत्रों में बनने वाली जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने का माध्यम, यानी बड़ा बाजार भी चाहिए, शक्ति के साधन कोयला वगैरह है, ऊर्जा के साधन भी चाहिए, और इन सब वस्तुओं को बनने के बाद में यातायात के साधन भी, यानी सड़क और रेल की पटरियां भी जरूरी थी। तो औद्योगिक कारकों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया। यानी उद्योगों को विकसित करने में इन चीजों का महत्वपूर्ण आधार रहा। तो इन उद्योगों को विकसित करने के लिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी आकार के आधार पर उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक बड़े पैमाने के उद्योग थे जिन्हें वृहत उद्योग बोलते थे। इन उद्योगों के अंतर्गत भारी मात्रा में मजदूर होते थे, बहुत ज्यादा माल तैयार होता था, यातायात के साधन भी खूब होते थे, तो भारी मात्रा में लोग मतलब मिल करके और इन उद्योगों को चलाते थे। जो सबसे बड़े उद्योग होते थे जिनको वृहत उद्योग बोलते थे। दूसरा, बड़े पैमाने के उद्योगों के बाद में अगला जो उद्योग था वो छोटे पैमाने के उद्योग, जिन्हें लघु उद्योग बोलते थे। इनमें मजदूरों की संख्या भी कम होती थी, यानी बड़े पैमाने के उद्योगों से मजदूरों की संख्या भी कम होती थी, कच्चा माल भी कम होता था, इसमें पूंजी भी कम लगती थी और इनका दायरा यानी क्षेत्र भी छोटा होता था। तो इसलिए इनको लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता था। और तीसरा अंतिम जो था वो कुटीर उद्योग था। कुटीर उद्योग सबसे छोटे उद्योगों में सम्मिलित किया जाता था, जिसमें उद्योग जो है वो किसी घर में ही चलता था, यानी उस घर के सदस्य मिलकर के इस उद्योग को चलाते थे। जैसे मान लें किसी घर के अंदर लाख का काम किया जाता था, तो औरतें मिलकर के लाख का काम, टोकरियां बनाना, दरिया बनाना, तो ये घर के अंदर जो उद्योग चलते थे उनको कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा जाता था। इस प्रकार उद्योग जो थे वो 3 श्रेणी में आते थे। अब उद्योगों के बाद में अगली जो महत्वपूर्ण बात होती है वो अपनी बात चलती है विनिर्माण उद्योग की, यानी ये तो निर्माण था। अब अपन बात करते हैं किसकी? विनिर्माण की। देखो शब्द क्या है? विनिर्माण। विनिर्माण यानी दोबारा से बनाना। किसी भी चीज को हम एक बार प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उसको दोबारा से परिवर्तित करते हैं, वो विनिर्माण है। अर्थात किसी भी चीज को कच्चे माल के रूप में हमने प्राप्त किया, उसकी जो कीमत है उसको दोबारा से जब हम निर्माण करेंगे तो उसकी कीमत में भी परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे अभी हमने ऊपर उद्योगों के बारे में पढ़ा, तो उद्योगों के बारे में जैसे इसमें बताया कि विनिर्माण उद्योग है क्या। जैसे
कच्चे पदार्थों को मूल्यवान पदार्थों में बदलना, यानी कोई भी कच्चा माल किसी भी वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, वो हमें प्राप्त हुआ है, उस कच्चे पदार्थों को मूल्यवान पदार्थ में बदलना, यानी उसकी अवस्था में भी बदलना तथा उसके मूल्य में परिवर्तन करना। भारत में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो विनिर्माण के अंतर्गत आती हैं, यानी अपन उसको किसी अवस्था में प्राप्त करते हैं, अवस्था में प्राप्त करने के बाद उसके रूप में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में हमें गन्ना प्राप्त होता है। गन्ना एक 12 मासिक फसल है जो कि 12 महीने में पककर तैयार होती है। गन्ना जब हम प्राप्त करते हैं तो गन्ने से उसके स्रोत से हम चीनी प्राप्त करते हैं, यानी गन्ना कच्चा माल है और कच्चे माल से हमें क्या प्राप्त होगी, चीनी प्राप्त होगी। जंगलों से लकड़ी प्राप्त की जाती है, लकड़ी से हम पेपर तैयार करते हैं। कपास हमें प्राप्त होता है खेती से, कृषि से, कपास से हम धागा बनाते हैं, धागे से कपड़े बनाए जाते हैं और कपड़े की अलग किस्में होती हैं। तो इस प्रकार कच्चा माल जो है उस कच्चे माल को हम अन्य उद्योगों के अंतर्गत परिवर्तित करते हैं, यानी विनिर्माण के अंतर्गत हमें कच्चे माल में जिन वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है उस वस्तु को हमें एक नया रूप देना है और नए रूप के साथ उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा और अवस्था के साथ साथ उसमें उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी, यानी जैसे जैसे विनिर्माण में उस वस्तु में परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे उसके मूल्य में परिवर्तन होता जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि भारत में धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और जहाज रानी उद्योगों के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, यानी भारत एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के श्रेणी के अंतर्गत आने वाला देश है जिसमें भारी मात्रा में धातुओं का निर्माण होता है। अपने राजस्थान में जयपुर जो है वो हीरे जवाहरात के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, यानी जयपुर की जो मंडी है वो हीरे जवाहरात के लिए फेमस है और भारत के अंदर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यानी वस्तुएं बनाकर हम दुनिया में निर्यात करते हैं। स्वर्ण आभूषण की बात की जाए तो स्वर्ण आभूषण के अंतर्गत भी भारत में प्राचीन काल में भी सोने की मात्रा बहुत ज्यादा थी और आज भी बहुत ज्यादा है, जिससे हम वस्तुओं को बनाकर दुनिया में निर्यात करते हैं। जहाज रानी है, पानी की पनडुब्बियां, जहाज बनाए जाते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत, उनको बनाकर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। उद्योगों के कारण, यानी इन उद्योगों के कारण ही दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब विनिर्माण की बात करते हैं तो विनिर्माण जो है वो उद्योगों को प्रभावित सबसे ज्यादा करता है। अब प्रभावित कैसे करता है इसके बारे में अपन आगे देखते हैं कि विनिर्माण जो है वो आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। जो आर्थिक उद्योग है उस उद्योग को प्रभावित करने में विनिर्माण की प्रमुख भूमिका होती है। विनिर्माण की इसलिए होती है कि कच्चा माल जो भी हमें प्राप्त होता है उस उद्योगों के अंदर ले जाकर के उस कच्चे माल को हम एक नया रूप प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो विनिर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी उस उद्योग को विकसित करने में विनिर्माण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विनिर्माण या औद्योगिकरण की वजह से गरीबी में कमी आती है, यानी बहुत से लोगों को उन उद्योगों के अंतर्गत रोजगार मिलता है और रोजगार मिलने की वजह से गरीबी जो होती है उस गरीबी में कमी आती है। विनिर्माण के कारण अन्य सेवाओं में रोजगार मिलता है, यानी विनिर्माण के अंतर्गत जिन वस्तुओं को कच्चे माल में हमने प्राप्त किया, चाहे वो कृषि से हो चाहे वो कच्चे माल के रूप में लोहा इस्पात वगैरह किसी से हो, उससे अन्य सेवाओं में हमें रोजगार मिलता है। अन्य सेवाओं का अर्थ है कि सेवाओं को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो प्रथम व्यवसाय होता है जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, यानी धरती से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं वो प्रथम व्यवसाय होते हैं। फिर द्वितीय व्यवसाय के अंदर प्रथम अवस्था में जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उन पदार्थों को हम द्वितीय व्यवसाय में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत, जैसे द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत जो चीजें हमें प्राप्त हुई उसको तृतीय व्यवसाय में ले जाते हैं। इस प्रकार विनिर्माण के अंतर्गत जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं उनके रूप में परिवर्तन किया जाएगा, यानी निर्माण के अंतर्गत अन्य सेवाओं में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि का आधुनिकीकरण, यानी औद्योगिकरण के अंतर्गत कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से लोगों को अच्छा रोजगार मिलता है और जो किसान खेती करते हैं उनको अच्छा मुनाफा मिलता है। इसलिए खेती जो है या कृषि जो है उसको आधुनिकीकरण, नए नए यंत्र काम में लिए जाते हैं, नए नए उर्वरक काम में लिए जाते हैं, उनको अत्यधिक लाभ होता है। उनकी बनी हुई खेती के अंदर उत्पन्न होने वाली चीजों को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में वस्तु बना करके भेजी जाती है, जिसकी वजह से कृषि का आधुनिकीकरण होता है। साथ ही विदेशी व्यापार में वृद्धि, यानी जो विनिर्माण है उस विनिर्माण की वजह से विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, यानी वस्तुएं जो बनती हैं
उन वस्तुओं को राज्य, देश, यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी उसको निर्यात किया जाता है और निर्यात करके उस क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र की पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है।